हाँ जी, तो आईसीडीआर रेगुलेशन में हमने 3 प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे। नंबर 1 मेन बोर्ड, नंबर 2 एसएमई एक्सचेंज, नंबर 3 आईजीपी एंड नंबर 4 जो आज हम बात करें दैट इज व्हाट सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज है तो समझ आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये कौन होंगे, जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड काम करते होंगे, है ना। अब देखिए, जहां पे भी सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट 2 टाइप के बिजनेस से हो सकता है। ये फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं ना। नॉट फॉर प्रॉफिट एंड फॉर प्रॉफिट। एनपीओ से बाय डिफॉल्ट हमें समझ में आते हैं तो सोशल वेलफेयर के ही काम कर रहे हैं, है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इस तरह से कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये सब तो फॉर प्रॉफिट है ही, नॉट फॉर प्रॉफिट है ही। लेकिन फॉर प्रॉफिट मतलब हमारा बिजनेस जो है नेचर ही ऐसा है जिसमें हम सोशल वेलफेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसाइकलिंग से रिलेटेड आप काम करते हैं, है ना। अब अगर आपका बिजनेस रिसाइकलिंग का है तो आप क्या कर रहे हो, सोशल वेलफेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इवन दो मान लिया कि आप उस प्रोडक्ट के बेच करके प्रॉफिट अर्न करोगे, दैट इज ओके, बट स्टिल उससे कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। तो अगर ऐसा आपने कोई भी काम किया तो वो भी यहाँ पे लिस्टेड होने के लिए एंटाइटल कंपनी होगी। तो व्हाट इट सेज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ सेपरेट सेगमेंट of recognized stock exchange having nationwide trading terminals permitted to register not for profit organization or list the securities issued by not for profit organization in accordance with the provisions of these regulation। अच्छा, अभी यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड यूज किया इसने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यही यूज किया ना, लेकिन आगे हम फॉर प्रॉफिट भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इट सेज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बेसिकली एक सेपरेट सेगमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज के वी आर हैविंग 4 सेगमेंट्स, वन इज मेन बोर्ड, नंबर 2 इज एसएमई, number 3 is IGP and number 4 is social stock exchange. This is one of the segment of stock exchange. कौन से स्टॉक एक्सचेंज, हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स, ठीक है। परमिटेड टू रजिस्टर, परमिटेड टू रजिस्टर, और इन स्टॉक एक्सचेंज पे किसकी परमिशन मिल रही है आपको, रजिस्टर करने की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और लिस्ट द सिक्योरिटीज इशूड बाय, तो जो भी एनपीओज है उनको यहां पे लिस्टिंग की प्लस सिक्योरिटीज इशू करने की परमिशन भी ग्रांट की जा रही है। ऑब्वियसली सोशल स्टॉक एक्सचेंज है तो स्टॉक एक्सचेंज का काम यही होता है ना, सिक्योरिटीज की लिस्टिंग प्रोवाइड करना। तो जो भी एनपीओज है उनके सिक्योरिटीज का लिस्टिंग यहां पे किया जा सकता है। इज दिस क्लियर? देन एप्लीकेबिलिटी क्या बोलता है, द प्रोविजंस ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज मेंशन्ड इन चैप्टर 10A of SEBI ICDR regulation shall apply to the following। अब किन किन पे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, नंबर 1, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू ओनली गेट रजिस्टर्ड विद द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे कोई फंड रेजिंग नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपल आप क्या करा रहे हो, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, लिस्टिंग करा रहे हो। नंबर 2, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू गेट रजिस्टर्ड एंड रेज फंड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। देखो, ये भी एनपीओ है, ये भी एनपीओ है, दोनों क्या है, एनपीओ है। इस वाले केस में आप सिर्फ लिस्टिंग करा रहे हो, कोई फंड रेजिंग नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले केस में आप लिस्टिंग भी करा रहे हो, फंड रेजिंग भी कर रहे हो। नेक्स्ट इज फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, आ गया फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, मतलब यहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही आएंगे, यहाँ पे फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आएंगे। तो फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज सीकिंग टू बी आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइज, सीकिंग टू बी आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइज, मतलब जिसको हम क्या बोलेंगे, सोशल एंटरप्राइज बोलेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, एप्लीकेबिलिटी में हमारे पास कौन कौन से 3 लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये रेगुलेशन किस किस पे एप्लीकेबल होगा। तो एप्लीकेबिलिटी, तो एप्लीकेबिलिटी में 3 लोगों पे है, एनपीओ तो 2 हो गए है ना, एनपीओ एनपीओ और ये हो गया फॉर प्रॉफिट। अच्छा, पहला वाला एनपीओ कौन सा है, जिसमें सिर्फ लिस्टिंग होगी, नो फंड रेजिंग, ओनली लिस्टिंग, नो फंड रेजिंग। वेयरएज सेकेंड केस में क्या बोल रही है, लिस्टिंग
प्लस फंड रेजिंग, लिस्टिंग प्लस फंड रेजिंग, दोनों हो सकता है। और फॉर प्रॉफिट तो क्या हम चाहिए, सोशल एंटरप्राइजेस, हाँ, सोशल एंटरप्राइजेस। तो इन सब पे ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइज, अभी ऊपर इससे बोला था सोशल एंटरप्राइज होना चाहिए, तो भाई सोशल एंटरप्राइज आखिर अगर हम कहेंगे किसको, अभी अभी ऊपर डेफिनेशन में क्या होता है इसमें, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज सीकिंग टू बी आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइज। तो भाई सोशल एंटरप्राइज आप कब माने जाओगे उसके लिए भी यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। तो सोशल एंटरप्राइज होने के लिए ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है। एज पर दिस रेगुलेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट या फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज टू बी आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइज शैल एस्टैब्लिश प्राइवेसी ऑफ इट्स सोशल इंटेंट। मतलब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सोशल होना चाहिए। मतलब आपका जो भी काम है, जो भी वर्किंग होगी, वो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए होगा। मतलब आपका पर्सनल बेनिफिट नहीं देखना है, सोशल बेनिफिट देखना है। सेकेंडली, इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश द प्राइमेसी ऑफ सोशल इंटेंट, अब सोशल इंटेंट कैसे स्टैब्लिश होगा, सच सोशल एंटरप्राइजेस शैल मीट द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर 1, सोशल एंटरप्राइजेस शैल बी इंडल्ज इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अच्छा, आपको मैं सीएसआर पढ़ा था आप लोगों ने, सीएसआर 135 सेक्शन, क्यों पता है, याद नहीं है? सीएसआर पढ़ा है सबने? सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने के लिए शेड्यूल 7 में कुछ एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब है, वो सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। तो उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, कोई 2-4 नाम बता दो मुझे अगर पता हो कुछ। इसको देख के नहीं बताना। सीएसआर के लिए ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज एलिजिबल होती है, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, हंगर, एम्प्लॉयमेंट, है ना, माल न्यूट्रिशन इरेडिकेशन, और ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एक्टिविटीज, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को डेवलप करना, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री और फ्लोरा फोना, है ना, उन सबका प्रोटेक्शन, हेरिटेज वगैरह का प्रोटेक्शन, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह उन सबके प्रोटेक्शंस। क्या ये सब सोशल वेलफेयर में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं? है कि नहीं? सीएसआर में फॉल करते हैं ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी सब कुछ सीएसआर में जैसे किया था वैसा ही यहाँ पे भी किया जाएगा। हाँ जी, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो सीएसआर की एक्टिविटीज ने, ऑलमोस्ट वही एक्टिविटीज यहाँ पे भी प्रेस्क्राइब्ड है। सोशल वेलफेयर में सारी कॉमन एक्टिविटीज ही आती हैं। तो देखो कौन कौन सी एक्टिविटीज में आप फॉलो कर सकते हो, इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो सब क्या है, सोशल वेलफेयर के काम है। नंबर 2, प्रमोटिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ केयर। अच्छा, जैसे मान लो कोई मेडिटेशन या इस तरह की कोई एक्टिविटी कराता है, क्या वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है और मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है ना। देन सैनिटेशन, मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रमोटिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, लिवलीहुड्स, जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, LGBTQ communities, ensuring environment sustainability, addressing climate change including mitigation and adaptation, forest and wildlife conservation, protection of national heritage, art, culture, training to promote rural sport, nationally recognized sports, Paralympics, Olympics। भाई ये सब रट्टा मारने की जरूरत है क्या? खुद से चेप दोगे सारे नाम, पूरे लास्ट तक पढ़ूं या चलेगा इतना ही? चले गए तो फालतू बातें हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो सब किसमें माना जाएगा, सोशल वेलफेयर में। तो आप अपने लॉजिक से लिख देना कौन कौन सी चीजें आपको सोशल वेलफेयर की लगती है, ठीक है। रटना तो क्या ही है। चलो नेक्स्ट इज रेगुलेशंस रिलेटिंग टू, अच्छा इसमें एक और चीज है क्या, कॉर्पोरेट फाउंडेशन, पॉलिटिकल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविटीज, प्रोफेशनल या ट्रेड एसोसिएशन,
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज एक्सेप्ट अफोर्डेबल हाउसिंग shall not be eligible to be identified as social enterprises, है ना। एक्सेप्शन जरूर पता होना चाहिए हमें, एक्सेप्शन। तो कौन कौन से लोग जो है वो सोशल वेलफेयर में फॉलो नहीं करेंगे। नंबर 1, कॉर्पोरेट फाउंडेशन। देखो कॉर्पोरेट फाउंडेशन जैसे मान लीजिए टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के अपने बहुत सारे फाउंडेशन चलते हैं, वो अपना CSR वगैरह कर रहे हैं, तो वो CSR के चलते उन्होंने काम किया है। दिस इज नॉट अ सोशल एंटरप्राइज, मतलब दिस इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। उनका सोशल इंटेंट नहीं था, उनका इंटेंट क्या था कि हम बिजनेस कर रहे हैं और क्योंकि बिजनेस की वजह से हम सोशल थोड़ा सा इम्बैलेंस कर रहे हैं तो उसको हम ठीक कर रहे हैं। एनवायरमेंट इम्बैलेंस किया तो हमने ग्रीनरी बढ़ा दी। तो वो कॉर्पोरेट फाउंडेशंस हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव सोशल इंटेंट कतई नहीं है, ठीक है। नंबर 2, पॉलिटिकल। जो पॉलिटिकल लोग हैं भाई, उनका तो एजेंडा ही यही है ना सोशल वेलफेयर करना। आज जितने भी पॉलिटिकल पर्सन नेता वेता बनते हैं, लीडर्स बनते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम पॉलिटिक्स में आए। वो अलग बात है, वेलफेयर किसी और का ही हो रहा होता है, किसी और के बैंक बैलेंस बढ़ रहे होते हैं, वो अलग चीज है। बट प्राइमा फेसिली क्या दिखाया जाता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, सोशल वेलफेयर, सोशल इक्वलिटी, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, है ना। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, कोई कुछ भी बोले, कोई कितनी भी वीडियो बनाए जिसमें जय हिंद, है ना, जय हिंद। भाई कुछ ही होता है ऐसे, मतलब पता नहीं कितने बड़े देशभक्त हैं भाई, कोई कुछ भी कंटेंट बना ले, कुछ भी कर ले, तो ठीक है, वो सब उनका प्रोफेशन का पार्ट है। या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस या एक्टिविटीज कुछ भी हो रही है तो वो भी सोशल इंटेंट में फॉल नहीं करने वाली है। अच्छा, आप प्रोफेशनली आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर बोलेगा भाई मैंने लोगों को बचाया, मैंने सोशल वेलफेयर का काम किया, तो दिस इज हिज प्रोफेशन। या अगर मैं पढ़ा रही हूं तो मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, यहाँ पे मैं कोई सोशल वेलफेयर का काम नहीं कर रही हूँ, है ना। या ट्रेड एसोसिएशन। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंपनीज। अब आप बोलो हमने लोगों को घर प्रोवाइड किया रहने के लिए, भाई पैसे लेते अच्छे खासे, तो कोई तुम वेलफेयर वाला गाने की हमने अब घरों को घर दिया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अगर इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग आती है ना, अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे मान लीजिए बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे लोगों को रहने के मकान प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली सोशल वेलफेयर का काम है। जैसे मान लीजिए अगर एक फ्लैट है, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही 50 लाख रुपए आ रही है और स्टिल उससे भी बहुत ही लेसर प्राइस पे उसको अलॉट किया जा रहा है ताकि लोगों को रहने का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसी अफोर्डेबल अगर हाउसिंग है तो दैट इज तो डेफिनेटली सोशल वेलफेयर, वो एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। तो ये कौन कौन से एक्सेप्शन हो गए जो सोशल एंटरप्राइजेस में फॉल नहीं करते। नंबर 1, कॉर्पोरेट फाउंडेशंस। नंबर 2, पॉलिटिकल जो भी ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल जितने भी कोई भी किसी भी नाम से आपने कोई एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, पॉलिटिकल होना चाहिए बस, वो तो एक्सेप्शन में आ गया। नंबर 3, रिलीजियस कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। नंबर 4, प्रोफेशनल हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हाउसिंग से रिलेटेड है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग, है ना। चल, रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर कोई भी एनपीओ लिस्टिंग कराना चाहता है यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसको क्या क्या कंप्लायंसेस पूरे करने होंगे। तो नंबर 1, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शैल मैंडेटरली सीक रजिस्ट्रेशन with the social stock exchange before it raises fund through the stock exchange। तो सबसे पहले आपको है ना इन प्रिंसिपल अप्रूवल ली जाती है। अब तक हमने इतने सारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग कराई, एवरीवेयर वी वर स्टडीइंग कि हमें क्या लेना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही तो बोल रहे हैं कि आपको मैंडेटरली सीक रजिस्ट्रेशन विद द सोशल स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इट रेजेस फंड। तो फंड रेजिंग से पहले आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। However, NPO may choose to register on social stock exchange and not to raise fund through it। और ये भी कर सकते हैं उनकी मर्जी, विदाउट फंड रेजिंग और विद फंड रेजिंग, दोनों ऑप्शंस आपके पास है। अगर आप बिना फंड रेज के ओनली लिस्टिंग कराना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप फंड रेज करना चाहते हैं और लिस्टिंग कराना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फंड रेज करने से पहले लिस्टिंग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। नंबर 2, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीओ ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज शैल बी स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत ही अच्छी बात है, सेबी स्पेसिफाई कर देगा तो कंडीशंस खत्म, एज स्पेसिफाइड, बहुत बढ़िया बात है। ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू मिनिमम रिक्वायरमेंट, सॉरी, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में स्पेसिफाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीओ इन एडिशन टू द मिनिमम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द सेबी। तो देखो, एक तो मेन रेगुलेटर तो सेबी है ही, सेबी ने जो भी कंडीशंस प्रेस्क्राइब किए वो
प्लस सेबी के अलावा और कौन बता सकता है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी यहाँ पे एडिशनल कंडीशंस बता सकता है। तो उन्होंने जो जो कंडीशंस प्रेस्क्राइब किए हैं वो ये सब आपको फॉलो करनी होंगी। चलो एक बार यहां तक जो जो पढ़ा उसको फटाफट से रिकैप करते हैं। सबसे पहली बात, सोशल स्टॉक एक्सचेंज कौन है? ये क्या है? एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स का, और यहाँ पे हम परमिशन ग्रांट करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिस्टिंग की और लिस्टिंग एंड फंड रेजिंग की। ठीक है, फिर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल किन किन पे होगा? 3 तरह के यहाँ पे केसेस हैं। पहला एनपीओ ओनली रजिस्ट्रेशन, एनपीओ रजिस्ट्रेशन एंड फंड रेजिंग, एंड फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। और सोशल एंटरप्राइजेस होने के लिए आपका सोशल इंटेंट होना जरूरी है, और सोशल इंटेंट के लिए वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो भी आप कर सकते हो, वेलफेयर वाले, इरेडिकेटिंग हंगर, माल न्यूट्रिशन, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, वेलफेयर से रिलेटेड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी काम करना, या फॉरेस्ट्री एनिमल्स या फ्लोरा फौना के प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी काम करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को डेवलप करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, ये सारी चीजें जो भी हैं ये सब किसमें फॉल करती है? सोशल वेलफेयर में फॉल करती है। लेकिन कौन फॉल नहीं करेगा ये याद रखना अच्छे से। तो 3-4 नाम हमने पढ़े थे। नंबर 1 कॉर्पोरेट फाउंडेशन, नंबर 2 पॉलिटिकल, नंबर 3 रिलीजियस, नंबर 4 प्रोफेशनल, एंड नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड एंड हाउसिंग जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एक्सेप्शन का था अफोर्डेबल हाउसिंग। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला इसने? आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? नंबर 1, एक तो सबसे पहले आपको फंड रेजिंग से पहले स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके लिए एप्लीकेशन आप लगाओगे। दूसरा, आप सैलरी की जितनी भी कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो फुलफिल करोगे। और तीसरा, जो स्टॉक एक्सचेंज ने आपको कंडीशन बताई है वो भी आप फुलफिल करोगे। ऑल सेट है यहां तक? हो गया यार सबको अच्छे से? लाइव वाले बच्चों को ऑल सेट है यहां तक? फंड रेजिंग बाय सोशल एंटरप्राइजेस रेगुलेशन 292G, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन may raise fund on social stock exchange through, अब यहां पे कौन कौन से सिक्योरिटीज इशू की जा सकती है? नंबर 1 जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ये क्या चीज है भाई? अच्छा, ये एनपीओ है ना? एनपीओ मतलब सोशल वेलफेयर के काम करेंगे, प्रॉफिट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव है भी नहीं, तो हम लोगों से जो फंड रेज कर रहे हैं ना उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। जीरो कूपन, दैट इज व्हाट? जीरो कूपन। इसका मतलब यहां पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बेसिकली जिनको सीएसआर करना होगा वो लोग यहां पे क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इशुएंस ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट टू एलिजिबल इन्वेस्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। दूसरा, डोनेशंस रिसीव कर सकते हैं, ऑब्वियसली डोनेशन तो इनका मेन सोर्स हो गई, थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम्स एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी एंड एनी अदर मींस एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये लोग कौन है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनके पास 2 सोर्सेस प्लस तीसरा तो जो सेबी प्रेस्क्राइब करेगा। कौन कौन से 2 सिक्योरिटीज के नाम? नंबर 1 जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो एलिजिबल जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे आप रेज कर सकते हैं। एंड दूसरा, डोनेशन किससे? म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू। बाकी तो जो भी अदर मींस एज स्पेसिफाइड बाय सेबी होगा। अब फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रेज फंड ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब फॉर प्रॉफिट जो है वो कैसे कैसे रेज कर सकते हैं? नंबर 1, ये तो इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हैं, ये तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो नॉर्मल कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। ऑन द मेन बोर्ड, एसएमई प्लेटफॉर्म, आईजीपी प्लेटफॉर्म, इक्विटी शेयर इशू टू एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इंक्लूडिंग अ सोशल इंपैक्ट फंड। बेसिकली एआईएफ होते हैं, एआईएफ में सोशल इंपैक्ट फंड होते हैं, तो वो प्रोफेशनल में पढ़ोगे डिटेल में क्या होते हैं सब। एआईएफ का मीनिंग जरूर आएगा हमारे चैप्टर 1 में बेसिक इंट्रोडक्शन में। तो एआईएफ मतलब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं इनकी इक्विटी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं? कौन कौन सी इक्विटी? इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर कहां पे? मेन बोर्ड पे, एसएमई प्लेटफॉर्म पे, आईजीपी पे या फिर एआईएफ, इंक्लूडिंग सोशल इंपैक्ट फंड। सोशल इंपैक्ट फंड एआईएफ का एक टाइप होता है।
है ना, ये अलग से नहीं है, ये एआईएफ का एक टाइप होता है, वन ऑफ द टाइप ऑफ एआईएफ। तो पहला तरीका क्या हुआ, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कहां इशू कर रहे हो, नंबर 1 मेन बोर्ड पे, एसएमई पे, आईजीबी पे, एआईएफ इंक्लूडिंग सोशल इंपैक्ट फंड। डेट सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं ये लोग, और एनी अदर मीन्स एज विल बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑल सेट। Ineligibility for raising funds. Social enterprises shall not be eligible to register or raise funds through the social stock exchange या stock exchange as the case may be। अब कौन कौन सी यहां पे इलिजिबिलिटी होगी, कौन कौन से केसेस में फंड रेज नहीं कर पाएंगे। नंबर 1 सोशल एंटरप्राइज, इट्स प्रमोटर ग्रुप, सुनने लग रहा है कुछ, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर। अच्छा 5 नाम बताते हैं अब तक, इशूअर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर, 5 नाम तो आ गए। अब इशूअर की जगह पे इसने क्या लिख दिया, सोशल एंटरप्राइज, तो इशूअर ही तो है ये, है ना। 5 नाम आ गए, एक नाम और देख लो, ट्रस्टीज, एक छठा नाम और आ गया, ट्रस्टी आर डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी एज यूजुअल, कॉमन कंडीशन। दूसरा any of its promoter, director or trustee of social enterprise, कौन है ये लोग, प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी या सोशल एंटरप्राइजेस है, और वो अदर कंपनी क्या है, डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी। क्या ये सेम कंडीशन है, सिर्फ ट्रस्टी नाम एड ऑन कर लो, बाकी तो सेम ही कंडीशन चल रही है। देन सोशल एंटरप्राइज और इट्स प्रमोटर डायरेक्टर और ट्रस्टी कौन है, विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडुलेंट बोरोवर, है ना। मतलब सेबी कितना अच्छा है ना, सारी जगह पे सेम कंडीशन चेप देता है, हमारे लिए आसानी हो जाती है थोड़ी सी। एक नया नाम फिर से ऐड हो गया, कौन, ट्रस्टी, है ना। बाकी 3 नाम तो पहले भी थे, इशूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर, ट्रस्टी ऐड हो गया। इफ एनी ऑफ इट्स प्रमोटर और डायरेक्टर ट्रस्टी इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, दैट इज द सेम कंडीशन। तो भाई 4 कंडीशन तो सेम टू सेम मिल गई है हमें, है ना। अब 5वीं क्या बोल रहे हैं, if the social enterprise or any of its promoter या director या trustee has been debarred from carrying out its activity or raising fund by the Ministry of Home Affairs or by any other ministry of the central government, state government or charitable commissioner or any other statutory body। अब सुनो एक बार, ऊपर किसने मना किया था, सेबी ने, है ना। अब किसने मना किया है भाई, होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है, अमित शाह ने मना कर दिया, तुम फंड रेजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एनजीओस को, एनपीओस को, आपको पता है अभी एफसीआरए जो एकदम बवाल मच रहा है, कितना नाटक वाटक हो रहा था, तो ये क्या कर रहे थे एफसीआरए के थ्रू, डोनेशन आती है उनको रेगुलेट कर रहे थे कि कहाँ से आपको कौन सी डोनेशन आ रही है, उसका क्या यूज कर रहे हो, है ना। तो सरकार वांट्स टू नो, और दिस इज देयर राइट ऑब्वियसली, सही बात भी पता तो होना ही चाहिए तो कौन सी फॉरेन फंडिंग किस पर्टिकुलर पर्पस, क्योंकि देखो जहां आपका सोर्स मिसिंग होगा या यूजर्स मिसिंग होंगे वहां पे मैनिपुलेटिव एक्टिविटी होगी ही, वहां पे क्राइम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो वो ऑब्वियसली क्यों छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज करनी है ना। अब फॉरेन फंडिंग आ रही है, फॉरेन फंडिंग से हो सकता है कि आर्म्स एंड एम्युनिशन आ रहे हैं हमारे देश में, हो सकता है टेररिज्म फैलाने का कोई प्लानिंग चल रहा हो, मतलब एंड नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी देयर। और पता नहीं डोनाल्ड ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया था, अब पता नहीं ये तो क्या ही बोलते हैं भगवान जाने, कभी भी अपने स्टेटमेंट से पलटी भी मार लेता है। तो उन्हें डोनाल्ड ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने इंडिया में पता नहीं कितने हजार करोड़ का कुछ डोनेशन दिए हैं, है ना, ताकि सरकार गिर जाए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था। अब वो तो वही जानते हैं वो क्या ही स्टेटमेंट देते हैं और क्या नहीं देते, बट समहाउ कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हमारे देश में पैसा तो आता ही है। तो अगर होम मिनिस्ट्री क्या कर दे, बैन कर दे, तो क्या आप फंड रेजिंग कर पाओगे, अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले किसे मना किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, या फिर उसके अलावा और कौन मना कर सकता है, कोई भी अदर मिनिस्ट्री ऑफ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है, या फिर चैरिटेबल कमिश्नर जो ऑब्वियसली एनपीओ को कंट्रोल करता है, उसने बोल दिया कि नहीं आप फंड रेजिंग नहीं कर सकते। चैरिटेबल कमिश्नर या कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी ने भी अगर उनको डिबार्ड कर दिया फंड रेजिंग करने से, तो भी फिर आप सिक्योरिटीज मार्केट में आकर सिक्योरिटीज कैसे रेज करोगे, वो भी अलाउड नहीं है। क्या ये 5 इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गए? 4 तो हमें पता ही है, एक नया नाम हमने और पढ़ लिया।
issuance of zero coupon, zero principal instrument. Zero coupon, zero principal instrument shall be issued only by a not-for-profit organization registered as social stock exchange and shall have a specific tenure. Zero coupon, zero principal instrument shall be issued without any coupon. Any coupon मतलब interest, no interest rate, है ना? No interest. And no principal amount shall be payable on its maturity. मतलब हमने आपसे लोन ले लिया, बात खत्म, हम आपको रीपेमेंट नहीं करेंगे, खत्म. ना इंटरेस्ट मिलेगा ना प्रिंसिपल मिलेगा. ओके, मतलब डोनेशन ही का एक दूसरा फॉर्मेट है ना. इट इज जस्ट लाइक डोनेशन ही हो गया जिसमें रिटर्न का कोई स्कोप नहीं होता. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कौन रेज कर सकते हैं? एनपीओ. वो भी कौन सा वाला जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, सिर्फ और सिर्फ वही. तो यही इशू कर सकते, इसके अलावा और कोई इशू नहीं कर पाएगा. एलिजिबिलिटी फॉर इशुएंस ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, ये ना एक नया कॉन्सेप्ट है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल वाला. अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले आया था. तो इसमें शॉर्ट नोट भी बन सकता है अलग से, तो इसको भी अब अलग से शॉर्ट नोट के लिए प्रिपेयर करना. सोशल एंटरप्राइज विच इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद सोशल स्टॉक एक्सचेंज may make an issue of zero coupon zero principal instrument and list them on the social stock exchange. The not for profit organization may issue zero coupon zero principal instrument only for a specific project or activity to be completed within a duration specified in the fund raising document. मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट करना था सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, उसके लिए आपको कोई फंड का लैकिंग था, वहां पे आप फंड रेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन बशर्ते उस पैसे को स्पेसिफिक पीरियड के अंदर यूटिलाइज करना ही पड़ेगा. जैसे मान लीजिए हमारा 3 साल का कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए हम किसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना चाहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कैंसर हॉस्पिटल है या कोई भी अदरवाइज है, तो वहां पे बहुत सारे बहुत ही महंगे बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स वहां से इंपोर्ट करने पड़ते हैं फॉरेन कंट्री से. तो वो हम लगाना चाह रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल की यूनिट बिल्ड कर रहे हैं प्लस वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे. तो ये सब काम एक स्पेसिफिक टेन्योर में हो जाना चाहिए. Provide that a specific project or activity falls under the list of eligible activities specified under these regulation. और जो ये एक्टिविटी आप करने जा रहे हो ये भी हमारी लिस्ट में फॉलो करनी चाहिए. जो लिस्ट अभी ऊपर हमने पढ़ी थी ना सोशल इंटेंट वाली, वैसी लिस्ट में फॉलो करनी चाहिए. इसके बाहर का कोई भी काम नहीं चलेगा. तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट क्लियर है. तो कौन इशू कर रहा है? सबसे पहली बात तो एनपीओ. एनपीओ जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है ना, और इसमें कोई रिफंड नहीं होगा, नो कूपन नो प्रिंसिपल, मेच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलेगा. प्लस साथ ही में इशुएंस के लिए क्या ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट के लिए आप इशू कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के जो भी ऑब्जेक्ट है और जो टेन्योर आपने प्रिस्क्राइब किया उसी के हिसाब से उस फंड को यूटिलाइज करना होगा. और ये ऑब्जेक्ट किसमें फॉलो करना चाहिए? जो स्पेसिफाइड लिस्ट आपको दे रखी है उसके अंदर फॉलो करना चाहिए. ऑल डन, दैट्स इट. तो फाइनली इसी के साथ हमारा चैप्टर ये होता है फिनिश. तो हमने यहाँ पे एक तो चारों प्लेटफॉर्म्स पढ़ ली स्टॉक एक्सचेंज के, प्लस साथ में मेन बोर्ड पे इशुएंस पे आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईपी, आईडीआर, ये डिफरेंट काइंड के इशू भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं. ठीक है.